आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बायोलॉजी मास्टर सीरीज में आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चा, माइक्रोब्स पहले तो समझने की जरूरत है कि माइक्रोब्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज, मतलब अपनी आंखों से डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, पहली बात। ठीक है। अक्रेंस की बात करें, कहां कहां पाए जाते हैं माइक्रोब्स, दीज कैन बी फाउंड एवरीवेयर, मतलब दीज आर दी कॉस्मोपोलिटन इन नेचर। कॉस्मोपोलिटन मतलब जहां पे आप हैं वहां पे भी ये है और जहां आप नहीं हैं वहां पे भी ये है। ठीक है, मतलब सॉइल में, पानी में, हवा में, inside the bodies of living organism, हमारे अंदर भी they can be found in thermal vents also, soil deep in the soil, under snow as well as in the acidic environment। मतलब कॉस्मोपोलिटन नेचर के होते हैं माइक्रोब्स। ठीक है। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें इसकी, तो माइक्रोब्स आर वेरियस वेराइटीज। माइक्रोब्स प्रोटोजोआ हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं जैसे कि एल्गी या कुछ स्मॉल प्लांट्स, वायरसेस हो सकते हैं, वायरोइड्स हो सकते हैं, प्रायंस हो सकते हैं। ये सब माइक्रोबायोलॉजी का सेगमेंट है। मतलब ये सभी के सभी ह्यूज डाइवर्सिटी है। माइक्रोब्स की ये डाइवर्सिटी शो करते हैं कि प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस, ये सब क्या है, एक टाइप के माइक्रोब्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। ये तो हो गई बेसिक सी बात कि माइक्रोब्स क्या है। ठीक है। इसके आगे चलें। ये सुंदर से डायग्राम एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं। ये एक्चुअली में क्या शो कर रहे हैं, जस्ट डाइवर्सिटी को ही शो कर रहे हैं माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स में भी अगर हम बात करें, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया ही अगर बात करें तो बैक्टीरिया भी कई शेप में पाया जाता है। बैक्टीरिया हो सकता है रोड शेप हो, रोड शेप बैक्टीरिया हो सकता है, राइट। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर स्पाइरल हो सकता है, कोमा शेप्ड हो सकता है। मतलब इसमें भी डाइवर्सिटी है, कोमा शेप्ड हो सकता है, राइट। तो बच्चा इसमें भी क्या है, डाइवर्सिटी। जैसे रोड शेप्ड है तो कोकस लगाते हैं, स्टेप्टोकोकस, मोनोकोकस, है ना। मतलब कोकस स्फेरिकल के लिए शो करते हैं, सॉरी, इसमें बैसिलस शो करते हैं। रोड शेप्ड जैसे मोनोबैसिलस, स्टेप्टोबैसिलस, और कोकस यूज कर लेते हैं वर्ड स्फेरिकल के लिए। तो मतलब टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, बैक्टीरिया के नामकरण भी जो है उनकी शेप की स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर लिए जाते हैं। इसमें यही आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, रोड शेप हो गए, स्फेरिकल हो गया, है ना, और यही सब दे रखे हैं, डायग्राम्स कुछ बना के दे रखे हैं। बैक्टीरिया हो सकता है फ्लैजिला हो, उसमें हो सकता है फ्लैजिला ना हो। फ्लैजिला है तो हो सकता है एक तरफ हो या फिर दोनों तरफ हो या पूरे के पूरे सरफेस पे हो। तो ये डाइवर्सिटी है। इतना इस डिटेल में हमारे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर नहीं है चैप्टर में, बट ये ओवरऑल बता रहा है कि माइक्रोब्स की कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं और इनमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है ना। उसके अलावा वायरसेस की बात करें तो ये शेप देखने को मिल रही है, टोबैको मोज़ेक, ये वायरस बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज की बात हो रही है। बैक्टीरियोफाज एक टाइप का वायरस है जो कि बैक्टीरियोफाज, फाज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे फीड करता है। ठीक है। अब जो फंजाई पे फाज फीड करेगा उसको माइकोफाज बोल देंगे, है ना। तो इस टाइप से फाजिज होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। उसकी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिखा रखी है। ये रोड शेप्ड कुछ वायरसेस दिखा रखे हैं आपको। तो मतलब स्ट्रक्चर या शेप के बेसिस पे भी ह्यूज डाइवर्सिटी शो करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है। ये शो कर रखा है जैसे एनसीईआरटी में कल्चर प्लेट्स, जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज होती हैं उसमें कैसे हम कल्चर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये बैक्टीरिया को शो कर रहा है, बैक्टीरियाज की कल्चरिंग कर रखी है। कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियली कैसे लेबोरेटरी में ग्रो करवा सकते हैं फॉर द वेरियस पर्पज, लाइक कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, किसी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए हो सकता है ना। और ये फंगल का कॉलोनी बना रखा है हमने वही पेट्री प्लेट्स में, है ना, बायोलॉजी लेबोरेटरीज में। तो हमें इस चैप्टर में मेजर पढ़ना क्या है, हमें माइक्रोब्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि माइक्रोब्स का रोल क्या है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सिर्फ माइक्रोब्स नहीं है, तो माइक्रोब्स का कितना डाइवर्स रोल है हमारी लाइफ में, है ना, वो हमें देखना है। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या रोल है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मतलब घरेलू उत्पाद जितने भी हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब जो है इसमें क्या रोल है माइक्रोब्स का, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बच्चा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में मतलब
ये जो बीवरेजेस होती हैं, है ना, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ये सब में क्या रोल है? एंटीबायोटिक्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, आपको सर्दी जुकाम मुझे भी जैसे हल्की सी हो रखी है तो एंटीबायोटिक ले ली, है ना, तो वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्रियल, उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है वो इसमें देखेंगे। सीवेज के ट्रीटमेंट में देखेंगे, सीवेज क्या होता है? वही म्युनिसिपैलिटी वाला जो वेस्ट होता है, आपको पता ही है, उसे सीवेज बोलते हैं, जिसमें खूब सारे पैथोजेंस भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उस सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है। ये पूरा कंसेप्ट हम देखेंगे कि सीवेज को ट्रीट किया क्यों जाता है और पोल्यूशन कैसे इससे हम कम करने की कोशिश करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा सेगमेंट। चौथा सेगमेंट देखें तो बायो कंट्रोल एजेंट्स। हम आपको पता है ग्रीन, हमने बायोटेक में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है ड्रास्टिक इंक्रीज आया था प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में, ठीक है, लेकिन उसमें एग्रोकेमिकल्स का यूज किया जा रहा था, जैसे कि ये जो पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, है ना, लेकिन उसका क्या है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, ये भी हमने देखा था बायोटेक में। बायो कंट्रोल एजेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है, मतलब विदाउट एग्रोकेमिकल्स हम जेनेटिकली कैसे यूज करके माइक्रोब्स का एज अ बायो पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कम या नेग्लिजिबल हार्म हो हमारे एनवायरनमेंट को, एक चीज। उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर में माइक्रोब्स का क्या रोल है, ये देखेंगे, इसमें साइनोबैक्टीरिया, फंजाई और ये सब देखेंगे ना, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ये सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, डोंट वरी। और एक टॉपिक है हमारा जो इस चैप्टर में, दैट इज बायोगैस का प्रोडक्शन। बायोगैस क्या है? गोबर गैस है, गोबर से बनाई हुई गैस, उस गोबर गैस का कैसे प्रोडक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, वो किस लिए यूज में लिया जाता है। तो ये बेसिकली 6 सेगमेंट्स में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, समझ गया बच्चा? तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो ये 6 सेगमेंट में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारी एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है हम वो करेंगे, दैट इज कर्ड का देखेंगे, आटे डो का, टोडी एंड चीज। ये 4 चीजें हमें कंप्लीट देखनी है कि इन 4 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो दही है, डो है, टोडी है और चीज है, इसमें माइक्रोब्स का कैसे रोल रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब स्टार्ट करते हैं। कर्ड की अगर हम बात करें तो कर्ड, दही कैसे जमाया जाता है? घर पे आपने अपनी मम्मी को कभी देखा हो तो दही कैसे जमाते हैं? दूध का होता है, मान लो एक बर्तन में 1 लीटर दूध है, तो उसमें थोड़ा सा मम्मियां क्या करती हैं, दही डाल देती हैं, तो सुबह तक दही जम जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर दही डाल दिया जाता है, राइट? तो अब उसमें क्या है, जो आधा चम्मच या 1 चम्मच जो डाला गया अंदाजे से दही, वो एज अ स्टार्टर हम उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा क्या है जो दूध में जाने के बाद, क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जा रहा है सुबह तक। ऐसा उसमें क्या है जो हम स्टार्टर डाल रहे हैं, जिसको इनोक्युलम भी बोलते हैं, उसमें ऐसा क्या है ना? तो ये हम देखने वाले हैं। और उसके अलावा डो देखेंगे, टोडी देखेंगे, चीज देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्ड के बारे में थोड़ा सा। कर्ड, दही, ठीक है ना, डेली खाते हो जो, आ गई बात समझ? अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम एज अ स्टार्टर डालते हैं, स्टार्टर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इनोक्युलम। इनोक्युलम या स्टार्टर जो है उसको डालते हैं इन मिल्क, दूध में डाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? स्टार्टर को, कर्ड को एज अ स्टार्टर डाला जाता है मिल्क में। उसके बाद होता क्या है, इस स्टार्टर में प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया। ये जो स्टार्टर है इसमें प्रेजेंट क्या होता है, ये स्टार्टर का मतलब दही डाल रहे हैं हम जो, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। बैसिलस मतलब रोड शेप बैक्टीरिया होता है ये, है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब शॉर्ट में बोल सकते हैं, या लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया एक प्रेजेंट होता है दही में, इस स्टार्टर में जो हम दूध में डाल रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लीकेशन करता है। इट शोज मल्टीप्लीकेशन एट suitable टेम्परेचर। सुटेबल टेम्परेचर मिल जाने पर ये क्या किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन ये बैक्टीरिया शो करता है और कन्वर्ट कर देता है अल्टीमेटली क्या करता है ये, अल्टीमेटली कन्वर्ट्स
मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बना देता है। मैंने इसमें लिखा क्यों सूटेबल टेम्परेचर पे, आपको पता होगा कि सर्दियों में कभी कभार दही सही से नहीं जमता है, या कभी कभार के आपने देखा होगा दही जमाने के लिए आटे की टंकी में गांवों में रखा जाता है, या फिर इस टाइप से है ना, आटे की टंकी में रख दिया जाता है, या फिर कहीं गर्म जगह पे रखा जाता है। थोड़ा टेम्परेचर मम्मियों को पता होता है कहाँ पे दही अच्छे से जम जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक सूटेबल कंडीशन भी चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, तभी दही जमेगा। ज्यादा सर्दी में आप अगर दही लगा के फ्रिज में रख देंगे तो उस टाइप का दही नहीं जमेगा दूध का, है ना। तो एक सूटेबल टेम्परेचर पे होता क्या है कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दही के रूप में हमने डाल दिया है दूध में, वो क्या है अल्टीमेटली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है पूरे के पूरे मिल्क को कर्ड में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात मोटी मोटी समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में साइंटिफिक प्रोसेस क्या हो रहा होता है, अब ये जानने की जरूरत है। इसमें साइंटिफिक प्रोसेस हो क्या रहा होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज लैक्टिक एसिड, वो एसिड कर क्या रहा है, ये जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है ये साइंटिफिकली क्या कर रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये तो हमने जो घर पे हम देखते हैं वो मैंने बताया। इसमें हो क्या रहा होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन हो रहा होता है। मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? कैजीन। कैसीन प्रोटीन जो है मिल्क में प्रेजेंट, उसका कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, वो थिक हो जाता है, जिससे दही हमें दिखने लग जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो साइंटिफिक प्रोसेस में ये हो रहा होता है कि जैसे ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो एसिड है वो कोगुलेशन शो करता है उसमें, किसमें? मिल्क प्रोटीन, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है कैसीन प्रोटीन, उसका कोगुलेशन स्टार्ट करवा देता है, जिससे कि अल्टीमेटली दही बन जाता है, दैट इज कर्ड बन जाता है। क्या इतनी कहानी साफ है? क्या इतनी कहानी एकदम टपाटप एकदम क्लियर है? ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है इसके, थोड़े से वो भी देख लेते हैं। जो बेनिफिट्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बेनिफिट्स क्या होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के? ठीक है, बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज विटामिन B12, विटामिन B12 की अमाउंट को इंक्रीज करता है, मतलब न्यूट्रिएंट जो है कंटेंट इंक्रीज करता है मिल्क में, जो दही होता है उसमें विटामिन B12 ज्यादा होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक बेनिफिट है कि विटामिन B12 जो है उसका अमाउंट इंक्रीज करवा देता है मिल्क में। इसके अलावा ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स टू चेक disease causing microbes in stomach। आमतौर पे सुना होगा, कहते हैं कि पेट वेट में थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो दही से सही हो जाती है ना। कभी कभार ऐसे घर पे सुना होगा, दादी ने कहा होगा तो आपकी, तो है ना वो तो ये क्या होता है, ये क्या एक्चुअली में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो स्टमक होते हैं उसको भी चेक करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है दही में, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज हमने बताई दी है कि इंक्रीज करता है विटामिन B12, इसको याद रखना हमेशा, विटामिन B12 का कंटेंट इंक्रीज करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो एज अ स्टार्टर हमने डाल दिया है मिल्क में। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई कर्ड की बात। अब आगे चलते हैं सेकेंड, दैट इज डो। डो की अगर हम बात करें तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, और फर्मेंटेशन किया किसके थ्रू जाता है? बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया की हेल्प से फर्मेंटेशन करवाया जाता है, जिसके कारण डो बनता है, ठीक है। अब जैसे ब्रेड की अगर हम बात करें तो ब्रेड इज मेड बाय द फर्मेंटेशन। ब्रेड जो है केक में जो लगता है या जो भी ब्रेड है, ब्रेड को फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस के आगे वाले स्टेप में भी, 11th में आपने 11वीं में पढ़ा होगा। मतलब जब ऑक्सीजन का क्या होता है, डेफिशिएंसी के में जब एनारोबिक चल रहा होता है प्रोसेस, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का एक ईस्ट होता है, उसके थ्रू करवाया जाता है। नाम क्या है? फर्मेंटेशन बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस एक्चुअली में एक टाइप का ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है? एक टाइप का फंगस, ठीक है। और इसी को बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड में यूज हो रहा है ना, केक मेकिंग, और उसमें जो ब्रेड होता है, ब्रेड में एक्चुअली में जो फ्लफीनेस होती है ना, वो इसी के कारण होती है। ये एक्चुअली में CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ब्रेड में फ्लफीनेस आ जाती है ना। इसलिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो फंगस है, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, एक्चुअली में एक ईस्ट ही है। और इससे, इसके थ्रू फर्मेंटेशन करवा के ब्रेड मेकिंग में रोल लिया जाता है, ब्रेड इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो डो की बात करें तो ये क्या है? फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन, बैक्टीरिया या फंगस जिसका भी रोल लिया जाता है। जैसे कि ब्रेड का एग्जांपल लिया तो इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का रोल रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ड्यूरिंग द एक्चुअली में इसके प्रोसेस में जो CO2 प्रोड्यूस होती है, इस प्रोसेस में जो CO2 होती है, वही मेन रीजन होता है किसका? फ्लफीनेस का। फ्लफी ब्रेड जो बनता है हमारा, है ना। तो जो ब्रेड में फुलावट आती है वो इसी के कारण आती है। इतनी कहानी साफ हो गई। उसके अलावा यही फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो साउथ इंडियन डिशेज होती है ना, हमारी इडली हो गया, ये भी इसी से बनाया जाता है, इस प्रोसेस के थ्रू, है ना। उसके अलावा डोसा हो गया, एक्सेट्रा। ज्यादा साउथ इंडियन मेरे को सॉरी डिशेज नहीं पता है, लेकिन साउथ इंडियन डिशेज में इसका यूज किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। मतलब जो बना रहा है उससे जाके मत कह देना आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज कर रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आएगा, है ना, कहीं आप ये कहने लग जाओ। लेकिन उसमें साइंटिफिकली कौन सा यूज हो रहा होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का ईस्ट यूज हो रहा होता है, जो कि एक माइक्रोब है, जिसको बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये बीवरेजेस के प्रोडक्शन में भी यूज लिया जाता है। वाइन वगैरह बीवरेजेस का प्रोडक्शन जो होता है, अल्कोहलिक बीवरेजेस, उसमें भी इसका यूज रहता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का, इसी का, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारा, दैट इज डो। अब थर्ड हमारा चलते हैं। थर्ड वन इज द टोडी। थोड़ी नहीं, टोडी, ठीक है। टोडी की बात करें, ये एक्चुअली में एक साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन आइटम है, ये साउथ इंडियन डिश है। ये एक्चुअली में क्या है? एक साउथ इंडियन ड्रिंक है ना। इसको बनाया किसके थ्रू जाता है? साउथ इंडियन ड्रिंक है, ट्रेडिशनल है उनकी। ये इसको बनाया किसके थ्रू जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है, इसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है टोडी ड्रिंक को। फर्मेंटेशन किया किसका जाता है? सैप जो होता है ना, सैप ऑफ व्हाट? पाम ट्री। पाम ट्री का जो सैप होता है उसका फर्मेंटेशन करके इस ड्रिंक को, स्पेशल टाइप का ट्रेडिशनल ड्रिंक जो है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है, बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया। तो टोडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, जिसको जो पाम ट्रीज का सैप होता है, सैप मतलब जो फ्लूइड कंटेंट होता है उनके जाइलम फ्लोएम में रन कर रहा होता है किसी भी ट्री के, तो उस सैप का फर्मेंटेशन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, और उससे जो बनता है वो टोडी होता है, जो कि इनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया में कुछ ट्राइब्स की, है ना। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, दैट इज फोर्थ वन इज द चीज। से चीज। चीज चीज की अगर हम बात करें अब, तो चीज जो है ये पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क से बनता है, ठीक है। चीज की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट? मिल्क। दूध से ही बनता है ना। पार्शियल डिग्रेडेशन किया जाता है जब मिल्क का, तो हमें चीज मिलता है ना। तो ये इसमें यूज किसका होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का चीज भी होता है एक्चुअली में। बाय द यूज ऑफ, इसमें लिख लेता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बाय यूज ऑफ माइक्रोब्स, डिफरेंट माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में जो एनसीईआरटी हमारे लिखती है, एक तो आप याद रख लीजिएगा स्विस चीज। ये स्विस चीज वही चीज है जो टॉम एंड जेरी आप देखते थे ना, टॉम एंड जेरी में दिखता था बड़े बड़े होल वाला, बड़े बड़े होल्स दिखते थे ना वो उसके चीज में जो होता था
वो जो टॉम एंड जेरी की आपस में लड़ाई होती रहती थी उसके लिए, तो उसमें वो स्विस चीज ही था, वो इसी का एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, तो स्विस चीज जो है इसमें जो बैक्टीरियम रोल प्ले करता है वो क्या करता है, उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का, उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। नाम बच्चा याद रखने पड़ेंगे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम ये इसका जेनेरा हो गया। उसके अलावा शर्मानी, ये इसकी स्पीशीज हो गई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है, इस बैक्टीरियम के यूज से स्विस चीज बनता है। मतलब इस बैक्टीरिया का यूज लेकर पार्शियल डिग्रेडेशन जब मिल्क का किया जाता है, जो पनीर बनता है, वो जो चीज बनता है वो स्विस चीज बनता है। ठीक है, और स्विस चीज की अगर बात करें तो इसमें लार्ज होल्स होते हैं, इसकी स्पेशलिटी है, लार्ज होल्स होते हैं इसमें। और ये लार्ज होल्स होंगे किसके थ्रू, फर्मेंटेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है CO2 इसका रीजन है। CO2 ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है तो लार्ज होल्स प्रोड्यूस होते हैं स्विस चीज में। सेकंड एग्जांपल एक आप याद रख सकते हैं, सेकंड टाइप का जो एनसीईआरटी में दे रखा है, रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज जो है इसमें क्या यूज होता है, इसमें एक फंजाई है दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, उसका यूज होता है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी एक फंगस है ये, है ना, और इसमें तो बैक्टीरियम लिखा हुआ है तो पता ही है बैक्टीरियम है। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी के यूज से रॉकफोर्टी चीज, जस्ट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपको याद क्या करना है, जितने भी माइक्रोब्स के नेम है वो फंजाई का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया का हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने और उनका रोल क्या है ये तो जरूर याद रखना, इसमें से बच्चा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है ना। तो अब क्या है, चीज की बात हो गई, हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देख लिए। इसमें चीज में भी दो एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्विस चीज एंड रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज में लार्ज होल्स होते हैं और ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की हेल्प से बनाया जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, मेन प्रोसेस सेम है, कैसे पार्शियल डिग्रेडेशन किया जाएगा मिल्क का। ठीक है, अब इसमें स्विस चीज बनाना है तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी का यूज होता है, वरना पेनिसिलियम रॉकफोर्टी का हो गया तो रॉकफोर्ट चीज बन जाएगा। मतलब वैरायटी ऑफ चीज है ना, बहुत टाइप की, हमें हर चीज में वैरायटी चाहिए होती है ना, तो बिल्कुल वही सीन है बच्चा। ठीक है, आगे चले, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स डन, डन, आगे चलो। अब आगे देखो, आगे आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है कैसा माइक्रोब्स का रोल रहता है। किस लेवल पे, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का कैसा रोल रहता है, कैसे हमारा वेलफेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी दो सेगमेंट में अगर हम बांट के चलें, है ना, लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का। एक्चुअली में ये जो फोटो दे रखी है, एनसीईआरटी की पिक्चर है ये, इसमें क्या है, फर्मेंटर्स दिखा रखे हैं ये, है ना, फर्मेंटर्स, लार्ज लार्ज फर्मेंटर्स, फर्मेंटेशन प्लांट है। अब हमने बताया कि चीज या दही जो जमाना है, अब दही मान लो घर पे ही जमाना है हमने, कोई भी प्रोडक्ट है जो बायो प्रोडक्ट है, जो बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स की हेल्प से हम बना रहे हैं, घर पे या लैब में बना रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में बना रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमें लार्ज वेसल्स चाहिए होंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स, जिसमें फर्मेंटेशन करवाया जाता है लार्ज स्केल पे, राइट। तो उसी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर पहला हम देखें, दो सेगमेंट में बांट के अगर इसको चले, एक तो होते हैं फर्मेंटेड बीवरेजेस, सबसे पहले बात करें फर्मेंटेड बीवरेजेस की। फर्मेंटेड बीवरेजेस जो है, इसमें क्या है, फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दोनों में किया जाएगा, या तो एंटीबायोटिक्स हो, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर फर्मेंटेड बीवरेजेस होती हैं जो उनका प्रोडक्शन, ये दोनों लार्ज स्केल पे करवाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसमें माइक्रोब्स का रोल रहता है। ठीक है बच्चा, तो इसमें क्या है, फर्मेंटेड बीवरेजेस की अगर हम बात करें तो ये माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूसेस जो होते हैं उनका, इसमें यूज किसका होता है, उसी का यूज ऑफ, अभी बताया था ना, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी का ही इसमें भी रोल रहता है। फर्मेंटेड बीवरेजेस जो है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी में इसका भी रोल रहता है, इसीलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। अभी बेकर्स ईस्ट बोला था इसी को, अब ब्रूअर्स ईस्ट बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई?
तो इसमें भी इसका रोल रहता है, ठीक है। इसमें भी फर्मेंटेड बीवरेजेस के प्रोडक्शन में इसका रोल रहता है। और इसमें फर्मेंटेशन किया किसका जाता है, माल्टेड सीरियल्स का। इसमें फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन तो किया जाता है, फर्मेंटेशन किया किसका जाता है, फर्मेंटेशन आपको पता है अंगूरों की शराब बनती है ना और ये सब। तो फर्मेंटेड बीवरेज की बात करें तो इसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, माल्टेड सीरियल्स हो सकते हैं या फिर फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, है ना, उनका फर्मेंटेशन करके बीवरेजेस को बनाया जाता है। क्या इतनी कहानी साफ है, इतनी कहानी क्लियर है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक बीवरेजेस भी होते हैं। फर्मेंटेड बीवरेजेस में भी अल्कोहलिक बीवरेजेस जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपको पता है वैरायटी जैसे होते हैं ना, वाइन, विस्की, बियर, रम, ब्रांडी। तो इनमें सब में डिफरेंस क्या है, इन सब में डिफरेंस ये है रॉ मटेरियल का। एक्चुअली में अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेसिस पे बात करें तो देयर आर वैरायटी ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस। वैरायटी ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस है, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग भी इस पे एक फैक्टर है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एंड इसमें एक और लिख सकते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग भी इसमें एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या मतलब सीरियल का फर्मेंटेशन कर रहे हैं या फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, वो एक फैक्टर है। दूसरा कैसा उसमें डिस्टिलेशन कर रहे हैं, डिस्टिलेशन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। उसके बेसिस पे डिफरेंट एल्कोहलिक बीवरेजेस हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख भी सकते हैं इसमें एनसीईआरटी में जो कि दे रखे हैं, वाइन और बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब दे रखा है ना। वाइन एंड बियर, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, है ना। एक्चुअली में क्या है, ये 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि आपको कैसे याद रखने हैं कि वाइन एंड बियर तो है, ये तो विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि इसमें डिस्टिलेशन किया जाता है। तो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग अलग हो गई ना, समझ रहे हो बच्चा, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग अलग हो गई। इनमें डिस्टिलेशन नहीं किया जाता वाइन और बियर में, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम में डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला जाता है, ठीक है। दोनों में फर्मेंटेशन होता है, किसी में सीरियल, किसी में फ्रूट जूस, ये आप याद कर सकते हैं फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ भी लिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी बेसिस की अगर हम बात करें तो वाइन, बियर जो है ये विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, विस्की, ब्रांडी, रम जो है वो विद डिस्टिलेशन प्रोसेस बनाया जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल टाइप ऑफ ये सब डिवाइडेशन है, मतलब टाइप ऑफ प्रोसेसिंग अलग अलग है। तो बहुत सारी बीवरेजेस होती हैं अलग अलग टाइप की, आपको पता ही है, ठीक है। आगे अगर चलें नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल में फर्स्ट हमने किया फर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में, जो कि फर्मेंटर्स लार्ज, ऐसे लार्ज स्केल फर्मेंटर्स जो होते हैं उनमें प्रोड्यूस करवाया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज करके, जिसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है। उसमें भी वैरायटी बहुत सारी है, वाइन, बियर जो आपको पसंद आए, विस्की, ब्रांडी, रम जो भी है ना, नशीली पदार्थ है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे एंटीबायोटिक्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना। अब सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ध्यान से पढ़ते रहना बच्चा, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स व्हिच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स मतलब बायोटिक्स के एंटी के मतलब कुछ बैक्टीरिया के एंटी ये वाले बैक्टीरिया हैं, ये भी बैक्टीरिया से बना रहे हैं, माइक्रोब की हेल्प से बना रहे हैं, बट ये कुछ अदर स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया के एंटी हैं, जो कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया के एंटी हैं, जो हमारे लिए शायद हो सकता है हार्मफुल हो, इसीलिए तो हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज ले रहे हैं इन एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स क्या केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किल या रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। एक चीज ये पॉइंट याद है, डेफिनेशन समझ में आ गई। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक्चुअली में क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक
जो कि डिस्कवर हुआ। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। एक्चुअली में बाय चांस हो गया था, ज्यादातर डिस्कवरीज जो होती हैं वो बाय चांस हो जाती हैं, है ना, इसीलिए उसको डिस्कवरी बोला जाता है। आदमी करना कुछ चाहता है और हो कुछ और जाता है और खोज किसी और ही चीज की हो जाती है। तो पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी की। और डिस्कवरी की कहानी देखो, जब ये वर्क कर रहे थे किस पे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। कोकस लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेफाइलोकोकस एक कैसा स्फेरिकल बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे जब वो काम कर रहे थे तो जो फ्लेमिंग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोल्ड है उसकी ग्रोथ, इन्होंने क्या किया? ग्रोथ ऑफ मोल्ड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो, इट वाज फाउंड टू बी केमिकल पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये अपना जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, तो इन्होंने क्या देखा कि इनकी जो कल्चरिंग प्लेट्स थी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे वहां पे क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी, जहां पे डोट गिर गया था किसका? पेनिसिलिन का। तो तब फर्स्ट टाइम पता लगा कि पेनिसिलिन जो है वो, और पेनिसिलिन प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है? पेनिसिलियम नोटेटम माइक्रोब के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये पेनिसिलिन इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन इन्होंने नहीं कहा था कि ये एंटीबायोटिक है। इसको एंटीबायोटिक स्टेब्लिश किसी और ने किया था। हल्की सी कहानी चाहे सुनी लो, लगे हाथ थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो पेनिसिलिन जो है, इसमें अगर मैं बोलूं कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक हाँ जी, एंटीबायोटिक स्टेब्लिश किसने किया पेनिसिलिन को? बाय द, दो नाम याद रखने हैं, चेन एंड फ्लोरे। ठीक है, पूरा नाम याद रहे ना रहे तो इतना तो याद ही रख लेना, चेन एंड फ्लोरे। चेन एंड फ्लोरे जो दो आदमी थे, इन्होंने क्या किया, दो साइंटिस्ट ने, इन्होंने इसको एज अ एंटीबायोटिक स्टेब्लिश कर दिया। और एक्चुअली मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के थ्रू ही अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट भी किया जाता था, है ना। कैसे लिख सकते हैं, है ना, अभी रुक जाओ यार, अभी तुम्हें मैं अपनी इंग्लिश दिखाता हूं। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स जो थे को ट्रीट किया जाता था। क्या कहानी साफ है? मतलब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, इसी पेनिसिलिन के थ्रू ही क्या किया जा रहा था? ट्रीट किया जा रहा था अमेरिकन सोल्जर्स को। हालांकि ये चेन, फ्लोरे एंड फ्लेमिंग, इन तीनों को, चेन, फ्लोरे एंड फ्लेमिंग जो थे, आगे अगर देखें, चेन, फ्लोरे एंड फ्लेमिंग, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला इनकी डिस्कवरी के लिए ना। नोबेल प्राइज इनको दिया गया, इन तीनों को, ठीक है, इनकी डिस्कवरी के लिए 1945 में। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इनको इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, फ्लोरे, चेन एंड फ्लेमिंग को। ठीक है, फ्लोरे एंड चेन जो थे, इन्होंने स्टैब्लिश किया, बताया कि एंटीबायोटिक एक, मतलब पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट किसी और पे कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पे, लेकिन उन्होंने डिस्कवरी पेनिसिलिन की कर दी थी। क्या इतनी कहानी साफ है? इनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला। इसके अलावा देखो, एंटीबायोटिक, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का ह्यूज रोल है, बहुत सारी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसमें यूज में लिया जाता है एंटीबायोटिक्स को, है ना। जैसे कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट वेराइटी ऑफ डिजीज, लाइक कौन सी हो सकती है? लेप्रोसी को ट्रीट किया जाता है, प्लेग को ट्रीट किया जाता है ना। मतलब लेप्रोसी मतलब जिसको हिंदी में वो भी बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ रोग हो गया। उसके अलावा
काली खांसी। तो इन सब डिजीज को, इतनी इतनी टाइप की भयावह डिजीज को एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो है वो ट्रीट भी किया जाता है। ठीक है, एक चीज क्या समझ में आ गया? तो ये सब हो गया एंटीबायोटिक्स के बारे में जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी तक हमने बच्चा क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? कहाँ गया? इंडस्ट्रियल लेवल पे पढ़ रहे थे ना। हाँ, इंडस्ट्रियल लेवल को यहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एक तो फर्मेंटेड बीवरेजेस की बात की हमने, एक एंटीबायोटिक्स की बात की। फर्मेंटेड बीवरेजेस जो कि लार्ज स्केल पे फर्मेंटर्स में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें एग्जांपल्स सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज करके फर्मेंटेशन किया जाता है। अब वैरायटी ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस प्रेजेंट होती है, जो कि वैरायटी किसके बेसिस पे बोल रहे हैं हम? टाइप ऑफ प्रोसेसिंग या फिर उनका रॉ मटेरियल क्या है, माल्टेड सीरियल्स हैं या फ्रूट जूसेस हैं। जिसमें हमने देखा वाइन और बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है, और विस्की ब्रांडी रम जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्चुअली में माइक्रोब से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कोई स्पेसिफिक टाइप के डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं और हमारी जान बचाते हैं। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। किसके दौरान? अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। तब उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन जहां जहां पे गिर रहा है वहां पे कल्चर प्लेट में ग्रोथ नहीं हो रही। किसकी? बैक्टीरिया की। कौन से? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की। और पेनिसिलिन प्रोड्यूस कौन करता है? पेनिसिलियम नोटेटम माइक्रोब। ठीक है, इसके अलावा इस पेनिसिलिन को एज एस्टैब्लिश किसने किया कि एंटीबायोटिक है? फ्लोरे एंड चेन ने। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स जो थे उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा था इस एंटीबायोटिक से। और इसके दौरान 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो है डिफरेंट टाइप की होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स को काफी टाइप की डिजीज को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। प्लेग हो गया, काली खांसी हो गई, या फिर लेप्रोसी। काली खांसी लाइक वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, है ना। तो इन सब की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। आगे चलें, कुछ और एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक, ये क्या है? कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स हैं जो हमें नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स का उसमें रोल रहता है। जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में कौन सा माइक्रोब होता है? एक फंगस होता है, दैट इज एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर के थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? सिट्रिक एसिड, जो कि एक क्या है? फंगस है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, मैंने टेबल बना दी है टेबुलर फॉर्म में इसका, ये इजीली हो जाएगा। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटोबैक्टर एसिटी नाम याद रहेगा, ये एक क्या है? बैक्टीरिया है, इससे प्रोड्यूस। ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का माइक्रोब जो है इसमें रोल प्ले करता है इसके प्रोडक्शन में, और ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड, ये तो पढ़ ही लिया, दही में लैक्टोबैसिलस कोई भी स्पीशीज हो सकती है, ये भी एक बैक्टीरिया है। इसके अलावा एथेनॉल, एक अल्कोहल जो कि इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट, है ना। ब्रूअर्स ईस्ट इसी को इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि ये एथेनॉल के प्रोडक्शन में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, और ब्रेड के में भी प्ले करता है। तो ये क्या है? एक टाइप का ईस्ट है, मतलब फंगस है। आगे अगर चलें तो यहाँ पे आगे अगर देखें हम तो कुछ ये वो दे रखे हैं, बायो एक्टिव वो मोलिक्यूल्स दे रखे हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट हमारे जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। ये दोनों बच्चा याद रखना है, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब नाम सारे याद रखने, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो, जितने मर्जी तारे लगा लो इसमें, चाहे, है ना, जितने मर्जी तारे लगा लो, याद रखना है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म एक फंगस है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एक चीज। उसके अलावा ये एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। जब ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट या जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो तब पेशेंट को दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, पेशेंट की इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ताकि जो बाहर से ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो बॉडी में एडजस्ट हो जाए, वरना इंटरनल इम्यूनिटी जो है उसको एडजस्ट नहीं होने देगी। तो साइक्लोस्पोरिन ए एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से को बनाया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टैटिन्स की बात करें अगर, तो स्टैटिन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं मोनास्कस परप्यूरियस के थ्रू, और ये एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द एंजाइम फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, हाई बीपी पेशेंट्स को भी दिया जाता है, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में यूज लिया जाता है इसका, स्टैटिन्स का, जो कि मोनास्कस परप्यूरियस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, ये दोनों इसलिए अलग से लिखे गए हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, मैं फॉर द योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, जो हमें याद रखने की जरूरत है। कॉमर्शियल एंजाइम्स, है ना, कुछ कॉमर्शियल एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सा नाम हम याद रख सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? एक तो लाइपेज, ये सुना हुआ है आपने, लाइपेज एंजाइम। उसके अलावा हम देख सकते हैं और कौन सा देख सकते हैं हम, पैक्टिनेज या प्रोटीएज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इसका याद रख सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड वन एक और याद रख लेते हैं हम, कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम। आपको पता है इन्वर्टेज एंजाइम भी कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय ईस्ट, इसको भी ईस्ट ही प्रोड्यूस करता है। तो ईस्ट तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो 3 टाइप के एंजाइम जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका रोल भी देख लो। लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में एज ए डिटर्जेंट यूज किया जाता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, है ना, इन डिटर्जेंट्स कॉमर्शियली यूज किया जाता है डिटर्जेंट में। एक्चुअली में ऑयली फैट के जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्पफुल रहता है ये लॉन्ड्री वगैरह में। उसके अलावा बात करें तो ये जो पैक्टिनेज या प्रोटीएज होता है, जो बोटल्ड जूसेस होते हैं उनको क्लैरिफाई करने में यूज किया जाता है, टू क्लैरिफाई बोटल्ड जूस, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है पैक्टिनेज या फिर प्रोटीएज का। और इन्वर्टेज की अगर हम बात करें तो ये इन्वर्ट क्या करता है? ये इन्वर्ट शुगर को आइसक्रीम एंड कॉन्फेक्शनरीज वगैरह में यूज लिया जाता है ना, टू इन्वर्ट द शुगर फॉर द आइसक्रीम्स वगैरह में जो है यूज लिया जाता है इसका इन्वर्टेज एंजाइम का कॉमर्शियली। ये कॉमर्शियली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल पे इनको प्रोड्यूस करवाया जाता है। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स है इंपॉर्टेंट जिनके नाम हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंप्लीट, दूसरा सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया चैप्टर का। फर्स्ट हमने कौन सा किया था? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का देखा, जिसमें हमने दही, डो, चीज और कौन सा देखा था? टोडी देखा था। 4 वो देखे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमने 2 देखे, 2 ही हैं एनसीईआरटी में, मतलब एक तो फर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में देखा और कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में देखा। खूब सारे नाम देखे, वो याद रखने हैं बच्चा सारे के सारे, ठीक है ना। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है? थर्ड हमारा सेगमेंट इस चैप्टर का। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सीवेज क्या है। सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसमें लार्ज क्वांटिटीज होती हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा की, मतलब हम ही गंदगी करते हैं जो, वो सारी उसमें होती है ज्यादा तो ज्यादा, है ना। ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेंस खूब सारे, तो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है उसमें, है ना। आपके चिप्स के पैकेट हो गए, आप कुरकुरे खाते हैं उसके पैकेट हो गए, मतलब हर तरीके का एक्सक्रीटा हो गया, हमारा वेस्ट हो गया सारा का सारा, तो उसमें वो सब जाता है जो सीवेज में जाता है। तो वो तो हो गया सीवेज। अब मेन क्वेश्चन ये, सीवेज ट्रीटमेंट जानने से पहले कि हमें नीड क्या है सीवेज को ट्रीट करने की। क्वेश्चन ये होता है कि हमें नीड क्यों है, सीवेज ट्रीट करना क्यों है, ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आ जाता है बहुत बार, ठीक है। अब सीवेज को ट्रीट करने की क्यों जरूरत है? अब देखो, सीवेज हम अपने पास तो रखते नहीं है, सीवेज को हम क्या है डिस्पोज कर देते हैं, कहां पे निकाल देते हैं? नेचुरल बॉडीज में, रिवर्स, स्ट्रीम्स, इनमें डालते हैं, है ना। अब डायरेक्ट हम इतना वेस्ट डालेंगे सीवेज को नेचुरल बॉडीज में तो पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना। तो पोल्यूशन होगा एनवायरमेंट में, और अल्टीमेटली वो हार्म हमें ही करेगा, नेचर को तो करेगा ही, हमें भी करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जैसा है ये, बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, सीवेज जो है वो ट्रीट करने की इसलिए नीड है कि हम डायरेक्ट उसको ना डालें नेचुरल बॉडीज में, पहले उसको ट्रीट करें, उसको लेस पोल्यूटिंग बनाएं, उसके बाद उसको नेचुरल बॉडीज में डालें, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सकते। एक चीज, इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान हो गया, है ना, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ये सारे प्लान्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। इसके अंडर में क्या किया जाता है, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, STPs, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। एक सेकंड पानी पी लूं रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या रे बालक,
हाँ जी, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत सारे बनाए गए हैं गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के अंडर में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें सीवेज को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सीवेज को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि आगे ये दे भी रखे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पिक्चर है, एनसीईआरटी में एरियल व्यू है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये तो हो गया कि क्यों हमें ट्रीट करना है, क्यों उसकी नीड है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अब हमें ये समझना है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इसका साइंटिफिक रीजंस देखेंगे, साइंटिफिक प्रोसेस क्या पूरा का पूरा, माइक्रोब्स का कहां रोल है चैप्टर के अकॉर्डिंग, माइक्रोब्स का इसमें क्या रोल है ये देखने वाले हम, है ना। तो अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट एक्चुअली में 2 स्टेप्स में किया जाता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, है ना, और दूसरा अगर फिर भी कसर बच जाए, फिर भी गंदा है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इसको एक्चुअली में फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बता देता हूं, फिजिकल ट्रीटमेंट। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या इतनी कहानी साफ है? प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्चुअली में पता है क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट इसलिए इसमें किसी भी टाइप का माइक्रोब का रोल नहीं रहता। पहले हम जो है सीवेज को डायरेक्ट फिल्टर करेंगे, है ना, तो इसको डिटेल में हम देख भी लेते हैं। इसको फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोब का रोल है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। 1 बाय 1 देखते हैं दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो इसमें 2 चीजें की जाती हैं। क्या? एक तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसके अलावा सेडिमेंटेशन किया जाता है। बस 2 ही चीजें की जाती हैं इसमें, कहीं भी माइक्रोब का रोल नहीं आएगा, देखना। 2 चीजें की जाती है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे कि आपके जो चिप्स के पैकेट हैं, कुरकुरेस के पैकेट हैं, मैश लाइक जो स्क्रीनिंग्स होती हैं वायर से बनी हुई, उनमें से फिल्टर में से निकाला जाता है, छन्नी में से निकाला जाता है। पहले मोटी जाली में से, उसके बाद उससे छोटा मैश हो गया, उससे छोटा सॉरी। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग्स फिल्ट्रेशन फिल्टर से निकालकर जितना ज्यादा हम फिल्टर कर सकते हैं वो किया जाता है। उसके बाद भी जो पेबल्स बच जाते हैं, छोटे मोटे जो ग्रिट बच जाती है, उसको फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस में रखा जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब क्या है? सेटलिंग टैंक में डाला जाता है और जितना भी पेबल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स जो बच गए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ये इसमें किया जाता है। होता क्या है, अब देखो, अगर ये सीवेज है, क्या है? सीवेज मतलब वेस्ट से भरा हुआ। इसको क्या किया जाएगा? इस सीवेज को सबसे पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाएगा। मान लो इस टाइप से फिल्टर कर दिया, पहले इस फिल्टर से निकाल दिया, है ना, उसके बाद इसको इस फिल्टर से निकाल दिया, है ना, मतलब इससे और बारीक हो गया, फिर और ज्यादा, ऐसे इसको ही क्या, इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? सीक्वेंशियल फिल्टर बोला जा रहा है, फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से निकाल दिया गया, तो अल्टीमेटली जो बचा, छोटे मोटे पार्टिकल्स जो बचे हमारे पास, पूरा का पूरा मान लो फिर से इसमें छोटे मोटे पेबल्स बच गए, ग्रिट बोलते हैं इसको, जिसमें स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स या कुछ भी आ गए, इनको फिर क्या किया जाता है? इनको डाला जाता है सेटलिंग टैंक में। ये क्या है? मान लो सेटलिंग टैंक, मतलब एक टैंक है, सिंपल नाम है सेटलिंग टैंक, ठीक है। इसमें डाला गया, तो आफ्टर अ फ्यू टाइम होता क्या है? अब देखो, टंकी जो दिवाली पे टंकियां पक्का तुमने साफ करवाई होंगी, घर पे मम्मियों ने करवाई होगी तुमसे, है ना। तो उसमें क्या है, अब पानी की टंकी जो ऊपर हमारे घरों में होती है उसमें मिट्टी जम जाती है, गंदी हो जाता है लेकिन पानी तो नीचे नल में साफ आ रहा होता है। ऊपर जाके जब हम देखते हैं टंकी को, तो उसके नीचे नीचे जो है एकदम नीचे की लेयर में मिट्टी बैठ जाती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी उसमें कचरा होता है वो नीचे चला जाता है, पानी ऊपर का साफ होता है। वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। इसमें डाल दिया गया जितना भी सीवेज था, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, मतलब सारा जो आंखों से दिख रहा था मोटा मोटा कचरा, वो तो फिल्टर में निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसको सेटलिंग टैंक में डाला और छोड़ दिया, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, नीचे जो है सारे के सारे पार्टिकल्स बैठ गए, है ना, ऐसे तो होगा ना। नीचे जो है सारे यूं
सेडिमेंट्स जो है नीचे बैठ गए। ऊपर क्या बचा, ऊपर सुपरनेटेंट। ऊपर वाले बच्चे को क्या बोल रहे हैं हम, सुपरनेटेंट। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब तुम देखोगे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को सुपरनेटेंट बोलते हैं और नीचे वाले को पैलेट, है ना। तो ये क्या है, ऊपर जो रहा वो सुपरनेटेंट, और जो नीचे डस्ट पार्टिकल या जो भी ग्रिट थी जिसमें पेबल्स हो सकते हैं, इस ग्रिट में क्या हो सकता है, सोइल पार्टिकल्स हो सकते हैं, पेबल कंकर पत्थर हो सकते हैं छोटे मोटे, है ना, जो फिल्ट्रेशन से नहीं निकल पा रहे, वो नीचे बैठ जाएंगे सेडिमेंट की फॉर्म में, सेडिमेंट्स की फॉर्म में बैठ जाएंगे नीचे। और इन्हीं सेडिमेंट की लेयर जो नीचे बच गई, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्राइमरी स्लज। ध्यान से समझ रहे हैं ना, एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, वरना कहीं और नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं। सुपरनेटेंट की बात करें तो इस सुपरनेटेंट को क्या बोला जाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं भी माइक्रोब का रोल आया, नहीं आया। कोई एरोबिक माइक्रोब, एनारोबिक माइक्रोब, ऐसा कोई टर्म यूज किया मैंने, नहीं किया। इसीलिए इस प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हुई हैं, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ है और सेडिमेंटेशन हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले सीवेज को फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद जो बच गया सीवेज जो फिल्ट्रेशन से नहीं हो पा रहा है, उसको हमने सेटलिंग टैंक में डाला, जिसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब नीचे सेडिमेंट की फॉर्म में नीचे बैठ गए, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। जो ऊपर बच गया, अब ये साफ हो गया, ऊपर वाला पानी जितना हो सकता था प्राइमरी ट्रीटमेंट में उतना साफ हो गया। उस सुपरनेटेंट को हम प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं, और इस प्राइमरी एफ्लुएंट का ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्या समझ में आ गई, और साफ करेंगे। और नीचे जो सेडिमेंट है इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो नीचे वेस्ट बचा सेटलिंग टैंक में, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ में आ गया, आगे चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का रोल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। ये है हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट जो पीछे हमने फिल्टर करके निकाला है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जो साफ हो चुका है पानी, है ना। अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को क्या किया जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू करते ही इसको डाल दिया जाएगा एक टैंक में, लार्ज। इसको क्या, इस टैंक को क्या बोला जा रहा है, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक, एरेशन टैंक जो है उसमें डाल दिया जाएगा। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या किया जाएगा, प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसको डाल दिया जाएगा एरेशन टैंक में। अब जो ये एरेशन टैंक की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें डालेंगे, इसमें एक इनोक्यूलम भी डालेंगे। जैसे दूध में इनोक्यूलम या स्टार्टर की फॉर्म में हमने दही को डाला था जिसमें लैक्टोबैसिलस था, इसमें भी इनोक्यूलम डालेंगे। इनोक्यूलम, इनोक्यूलम के रूप में क्या डाला जा रहा है यहां पे, एरोबिक माइक्रोब्स। और एरेशन टैंक का मतलब, एरेशन जहां भी आ जाए इसका मतलब यहां पे एयर सप्लाई है, एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह फुल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एरोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया, ये प्राइमरी एफ्लुएंट इसके बीच में डाल दिया। अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक और वेस्ट था, उस ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करेंगे ये एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, ग्रो करेंगे ना ये एरोबिक माइक्रोब्स। करेंगे क्या अल्टीमेटली इसमें, ये करेंगे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो इस प्राइमरी एफ्लुएंट में प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करेंगे। अब उसको कंज्यूम करेंगे तो ग्रो करेंगे। अब ग्रो करके अल्टीमेटली क्या बना लेंगे, फ्लोक्स का रूप ले लेंगे। फ्लोक्स क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरिया होता है एक्चुअली में, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस, है ना। फंगस से एसोसिएटेड एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको फ्लोक्स बनते हैं, मतलब एग्रीगेट हो जाते हैं। ये एक्चुअली में एग्रीगेशन है ना, इसको एग्रीगेट भी बोल सकते हो आप। एग्रीगेशन है ये बैक्टीरिया का, तो मतलब खा खा के मोटे हो गए ना, तो एग्रीगेट हो गए, बहुत सारी अपनी पॉपुलेशन कर ली। किसको कंज्यूम करके, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसके अंदर वेस्ट की बात हो रही है, जिसके अंदर वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक मैटर बोला जा रहा है। ठीक है ना, उसको वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बोला जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसको कंज्यूम कर करके फ्लोक्स का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, फ्लोक्स का रूप।
ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया प्राइमरी एफ्लुएंट से, बैक्टीरिया तो कन्वर्ट हो गया फ्लोक्स में, और अल्टीमेटली इसके अंदर जो कंटेंट है उसका बीओडी क्या हो गया, कम हो गया। बीओडी, व्हाट इज बीओडी? सबसे पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इतनी सी कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। बीओडी, बीओडी कम है तो इसका मतलब पानी साफ है, मतलब अच्छा है। और बीओडी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पोल्यूटेड है पानी। बस इतनी सी कहानी याद रखना। एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट और बुक्स में लाइंस बहुत डिफिकल्ट दे रखी हैं और पढ़ाते भी बहुत जने बहुत डिफिकल्ट रूप से हैं इसको। सिंपल सी बात याद रखना, बीओडी कम है तो पानी साफ है। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया इसने, एरोबिक माइक्रोब्स ने, और फ्लोक्स का रूप धारण कर लिया, और इससे क्या हुआ, इसमें इसका अल्टीमेटली क्या हो गया, बीओडी जो है इसका बीओडी डाउन चला गया। हमारा एम क्या है, प्राइमरी हमारा ट्रीटमेंट करने का एम क्या है, सीवेज को ट्रीट करके उसका बीओडी कम करना है, उसका पानी साफ करना है। यही तो हमारा अल्टीमेट एम तो यही है ना, कि सीवेज को ट्रीट करके उसका बीओडी कम करवाना है हमको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये लास्ट ये हो गया, ये सब कहानी समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो भी कंटेंट है इसको उठाकर अब हम डालेंगे सेटलिंग टैंक में। यहां से जो ये पूरा कंटेंट है इसमें फ्लोक्स भी आ गया, सब आ गया इसमें, ठीक है ना, इसमें फ्लोक्स भी है, तो इसको डालेंगे हम किसमें, दोबारा से वही प्रोसेस, सेटलिंग टैंक। किसमें डाल देंगे बच्चा, सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। ध्यान से सुनते रहना, इसको कंप्लीट कंटेंट को, सिर्फ सुपरनेटेंट कुछ नहीं बना, ये सिर्फ एरेशन टैंक था, इसमें क्या है फ्लोक्स बना और इसको उठा के सेटलिंग टैंक में डाला। सेटलिंग टैंक में डालने के कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा यहां पे, जिसमें क्या होगा, नीचे जो है, नीचे फ्लोक्स जो है वो नीचे बैठ जाएगा सेडिमेंट की फॉर्म में। क्या कहानी साफ हो रही है? सेडिमेंट की फॉर्म में जो फ्लोक्स है वो नीचे बैठ जाएगा, और इस सेडिमेंट को, अब जो नीचे लेयर बैठ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान प्राइमरी स्लज बोल रहे थे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर जो बच गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बच गया हमारे पास सुपरनेटेंट, इसी को तो फाइनल एफ्लुएंट बोला जाता है, पानी साफ है, इसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स में डाल दिया जाएगा। अब पानी ट्रीट कंप्लीटली हो चुका है, ऊपर वाला सुपरनेटेंट, उसको सेकेंडरी एफ्लुएंट बोलो या एफ्लुएंट बोलो, उसको रिवर्स स्ट्रीम्स में डाल दिया जाएगा, पानी अब साफ है। नीचे जो फ्लोक्स का सेडिमेंट लेयर बैठा उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज तुम खुद सोचो, फ्लोक्स है क्या, एरोबिक माइक्रोब्स का क्लस्टर है, एग्रीगेट है। इस एक्टिवेटेड स्लज का फर्दर दो तरीके से यूज लिया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आगे देखो, अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज बचा है हमारे पास, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज जो है इसके दो यूज लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे बच्चा, एक तो इनोक्यूलम के रूप में, एज ए इनोक्यूलम, स्मॉल अमाउंट होता है इनोक्यूलम हमेशा स्टार्टर, इनोक्यूलम यूज किया जाएगा। यहां देखो हमने एरोबिक माइक्रोब का जो इनोक्यूलम डाला था वो क्या था, अल्टीमेटली यही तो था, एक्टिवेटेड स्लज। कहानी साफ आ गई। तो इनोक्यूलम कहां से लिया था, ये इनोक्यूलम यही इसमें थोड़ा सा डाल दिया, और बाकी का जितना भी बचा एक्टिवेटेड स्लज, बाकी का जितना भी बचा एक्टिवेटेड स्लज, उसको किस में डाला जाता है, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है उसमें डाल दिया जाता है बाकी का जितना भी बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज है। अब इसमें होता क्या, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स है वो एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं इसको, और मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होता है इसमें से। इसमें क्या है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि मीथेन, उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ये तीन गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है इसमें। ये तीन गैसेस जो है ये रिलीज करवा देता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? ये तीन गैसेस जो है वो रिलीज करवाता है, जो कि एज अ बायोगैस फॉर्म करती हैं, और बाकी का एफ्लुएंट तो हमने उधर बेच ही दिया। बेच क्या दिया, मतलब रिवर्स में भेज दिया। तो ये कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट हो गया।
इसमें एनारोबिक का रोल भी आ गया, इसने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ने 3 टाइप की गैस बनवा देगा इस एक्टिवेटेड स्लज से। इस पे क्या करेगा, अब एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक माइक्रोब्स हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम से पता लग रहा है स्लज को डाइजेस्ट करेंगे कौन, एनारोबिक माइक्रोब्स। तो जो एनारोबिक माइक्रोब्स हैं इन एरोबिक माइक्रोब्स पे फीड करके मिक्सचर ऑफ गैसेस को प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 3 गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा जो खुद में बायोगैस है और एज अ फ्यूल इसको यूज किया जा सकता है। ये है क्या एक्चुअली में, ये बायोगैस ही तो है। बायोगैस क्या होती है अभी देखेंगे, बायोगैस ही है, इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये यहां पे भी इसका सिग्निफिकेंस है। तो कहानी यहां तक की समझ है, पूरे के पूरे ट्रीटमेंट समझ में आ गया बच्चा? क्या पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ गया? तो सीवेज ट्रीटमेंट 2 सेगमेंट में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट इसलिए इसमें कोई भी माइक्रोब्स का रोल नहीं है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का रोल है। प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर बात करें, इसमें 2 ही प्रोसेस होते हैं, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मतलब एक के बाद एक बारीक जाली से निकाला जाता है, और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। जो सीधा जो वेस्ट है, सीवेज है, जो म्युनिसिपल सीवेज है, उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, जो लास्ट में बचा ग्रिट उसको किसमें डाला, सेटलिंग टैंक में, जिसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ और नीचे बैठ गए पेबल, सॉइल पार्टिकल जितने भी थे, सेडिमेंट की लेयर बन गई, उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्लज। और ऊपर जो सुपरनेटेंट ऊपर बच गया, पानी ऊपर जैसे टंकी में जो बच जाता है, उसको बोल दिया प्राइमरी एफ्लुएंट। अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाएंगे हम और साफ करेंगे। अल्टीमेट एम क्या है हमारा, बीओडी को कम करना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, मतलब पानी को साफ करना। बीओडी क्या होता है वो अभी फिर से देखेंगे एक बार। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसको सबसे पहले क्या डाला जाता है, लार्ज एरेशन टैंक्स में। एरेशन टैंक का मतलब क्या होता है, इसमें एयर की सप्लाई है। अब इसमें हम इनोक्यूलम डालेंगे एरोबिक माइक्रोब्स का। अब एरोबिक माइक्रोब्स करेंगे क्या, कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जो इसके अंदर वेस्ट है प्राइमरी एफ्लुएंट में जो बच गया, जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा, और खुद को कन्वर्ट कर लेंगे फ्लोक्स में। फ्लोक्स क्या है, एग्रीगेट है। एक्चुअली में बैक्टीरिया जो है वो क्या बना लेता है, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट जब हो जाते हैं फंगल हाइफी से, तो फ्लोक्स का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जितना भी ये तामझाम है, इसको उठा के दोबारा से हम डालेंगे एक और टैंक में, जिसको फिर से सेटलिंग टैंक बोला। सेम वही प्रोसेस प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला रिपीट होगा। ठीक है, अब बच्चा क्या होगा, सेटलिंग टैंक जो है, सेटलिंग टैंक में फिर से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा। ऊपर जो बच गया एफ्लुएंट या सुपरनेटेंट, उसको वो फाइनल एफ्लुएंट है, सेकेंडरी एफ्लुएंट, उसको तो रिवर स्ट्रीम्स में बहा दिया जाएगा, पानी साफ हो चुका है। नीचे जो बचा फ्लोक्स की लेयर सेडिमेंट की फॉर्म में, उसको बोला गया एक्टिवेटेड स्लज। अब क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज को ही थोड़ा सा तो यूज किया हमने एज अ इनोक्यूलम दोबारा प्रोसेस करने के लिए, अगले सीवेज को ट्रीट करने के लिए, और बाकी को हमने क्या कर दिया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया, जिससे कि बायोगैस का प्रोडक्शन करवाया, जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज भी ट्रीट हो गया, पोल्यूशन भी नहीं हुआ, और इधर से बायोगैस भी निकाल ली। क्या पूरी कहानी साफ है? पूरी कहानी समझ में आ गई अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें क्या, आगे चलें? तो एक बार बीओडी फिर से देख लेते हैं। बीओडी मैंने सिंपल भाषा में तो यहां बता ही दिया आपको, ये लाइन याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे बीओडी के केस में। बीओडी कम मतलब पानी साफ है। ठीक है, आगे चलो। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअली में क्या होता है, बीओडी रेफर्स, हाँ जी, तो बीओडी रेफर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन द 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एनी बैक्टीरिया। जैसे वो एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो कंज्यूम कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर को। तो बीओडी मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बाय मेजरिंग द rate of oxygen uptake by microbes, thus it is measure of organic matter present in the water। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर है सिंपल भाषा में ऑर्गेनिक मैटर का, मतलब वेस्ट का, तभी तो है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का मेजर करता है बीओडी। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब उतना ज्यादा पानी खराब है, पोल्यूटेड है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक लाइन में, हायर बीओडी इंडिकेट्स हायर पोल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, कहानी यहां तक की क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात? तो आगे चलते हैं। अगला सेगमेंट, 3 मेजर सेगमेंट्स हम कर चुके हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सीवेज ट्रीटमेंट। ये मेजर सेगमेंट्स है इस चैप्टर के। अब जो बाकी के 3 सेगमेंट्स हैं वो छोटे सेगमेंट्स हैं, है ना। अब मेजर सेगमेंट हम कर चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो अच्छे से एक बार इसको 2 बार 4 बार जितनी मर्जी बार देख लेना। अब आता है बायोगैस का प्रोडक्शन, है ना। ये एनसीईआरटी में बायोगैस चैम्बर दे रखा है पूरा का पूरा। इससे पहले हमें पता होना चाहिए बायोगैस क्या क्या होता है, होती क्या है बायोगैस, व्हाट इज बायोगैस। तो बायोगैस एक्चुअली में क्या है,
इसमें थोड़ा सा लिख ही लेता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आप भी लिख लो बच्चा। इट इज द मिक्सचर ऑफ inflammable, it is the mixture of inflammable gases। अब इन गैसेस में, इनफ्लेमेबल गैसेस में कौन कौन सी गैस आ जाती है? मीथेन, CO2 एक्सेट्रा, है ना, ये दो तो याद ही रखना। तो इनफ्लेमेबल गैसेस, और ये प्रोड्यूस किससे किया जाता है? मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस तो है ही बायोगैस, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स की हेल्प से ये इनफ्लेमेबल गैसेस का मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है, और इनफ्लेमेबल गैसेस के मिक्सचर को ही बायोगैस बोला जाता है। अब माइक्रोब्स जो पर्टिकुलरली इसमें होते हैं वो कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस बोला जाता है, क्योंकि इसमें मेन जो गैस होती है ना वो भी मिथेन ही होती है। और माइक्रोब्स की अगर बात करें तो माइक्रोब्स भी मेन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस। उनको क्या बोला जाता है? मिथेनोजेंस। मिथेन्स का प्रोड्यूस करवाते हैं, मिथेन प्रोडक्शन करवाते हैं, तो इसलिए मिथेनोजेंस। तो बायोगैस क्या है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आती हैं, है ना। और उसके अलावा माइक्रोब्स कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, किन माइक्रोब्स की हेल्प से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, और उसको बोला जाता है, उस ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स को मिथेनोजेंस बोला जाता है। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मिथेनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है। ये एक्चुअली में करते क्या है? एनारोबिकली सेल्यूलोजिक मटेरियल जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और CO2 और हाइड्रोजन वगैरह निकालते हैं। तो इसमें मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन ये सब गैसेस निकलती हैं जिसको कलेक्टिवली हम बायोगैस बोल देते हैं। ठीक है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब एक फैक्ट याद रख लेते हैं बायोगैस से रिलेटेड, अच्छा लगेगा आपको। IARI, ठीक है, IARI उस और KVIC एंड KVIC, ये दो संस्थाएं जो हैं इन्होंने मिलकर क्या किया था? डेवलप किया था टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस, डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया। ठीक है, ये दो संस्थाओं ने मिलकर क्या किया था? इंडिया में डेवलप की थी टेक्नोलॉजी फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जिसमें से अगर बात करें, इनकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, IARI दैट इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? ये भी देख सकते हो, ये पूसा दिल्ली में है, बहुत बड़ा सा कैंपस है। पहले बिहार में था, फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गया IARI। उसके अलावा KVIC की अगर हम बात करें तो KVIC स्टैंड फॉर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है ना। तो KVIC और IARI ने मिलकर बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करवाई थी इंडिया में। क्या इतनी कहानी क्लियर है? इतनी कहानी में कोई दिक्कत? अब हम देख लेते हैं बायोगैस के बारे में। जब देख लिया बायोगैस क्या होता है, किसने टेक्नोलॉजी, अब बायोगैस प्रोडक्शन कैसे करवाया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोल दिया जाता है इसको, गोबर से प्रोड्यूस करवाई जाती है ना, इसलिए। ठीक है। अब देखो ये पूरा चैम्बर आई होप दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा चैम्बर है। इसमें देखो बायोगैस पूरा का पूरा चैम्बर कैसे लगाया गया, प्लांट बायोगैस का। एक यहाँ पे लगाया गया टैंक, इसमें क्या है? डंग और वाटर डालते हैं। ठीक है, ये जमीन का सरफेस है मान लो,
इसको सिंपल भाषा में जमीन में अंदर लगा दें अगर तो ज्यादा बेटर रहता है ना। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, मान लो ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है, हमने एक लगाया यहां पे टैंक, और 10 से 15 फीट गहरा जमीन में कंक्रीट का टैंक एक यहां लगा दिया, और उसके पैरेलली एक छोटा सा यहां भी लगा दिया। 3 टैंक लगा दिए इस टाइप के, ठीक है, कंक्रीट के बनवा के टैंक 3 लगा दिए। अब कर क्या रहे हैं हम, ये जो पहला टैंक है अब मान लो एक खेत में लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये खेत में लगवा लिया मान लो आपने, यहां पे खेतों में पशुपालन जो भी करते हैं, काऊ डंग वगैरह जो भी है वो इसमें आके डालना है। इसमें क्या डालना है, इसमें डंग वगैरह जितना भी है प्लस पानी इसमें डाल दिया। यहां से पाइप सीधा इसके अंदर लगी हुई है, ये जो बीच में बड़ा टैंक लगा हुआ है 10 से 15 फीट का कंक्रीट का बना हुआ, इसमें यहां से ये इसमें जाएगा और यहां पे जमा होता जाएगा। काऊ डंग वगैरह जो भी कैटल डंग है, कैटल डंग वगैरह यहाँ पे जमा होता जाएगा। एक चीज इसमें क्या है, डंग है, वाटर है और बैक्टीरियाज भी साथ में प्रेजेंट होते हैं डंग में। कौन से, मेथेनोजेंस, ठीक है, मेथेनोजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कैटल डंग में। अब होगा क्या, ये जो कैटल डंग है ये टाइम के साथ साथ मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जब इसमें ग्रो करेंगे तो ये गैस प्रोड्यूस करेगा। कौन सी गैस होगी ये, बिल्कुल वही गैस होगी, ये बायोगैस या गोबर गैस, ये गैस प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो टैंक है बड़े वाला 10 से 15 फीट वाला जो कंक्रीट का टैंक है, इसके ऊपर एक्चुअली में जो ये लगा हुआ है कवर, एक फ्लोटिंग कवर लगाया होता है, फ्लोटिंग कवर है ना, जिसमें एक आउटलेट भी होता है, मतलब गैस को बाहर भी तो निकालना है कहीं से, है ना। इसमें वो वॉल वगैरह होता है, गैस कैसे बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी, राइट। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये गैस जो है जैसे जैसे प्रोड्यूस होती है, प्रेशर क्रिएट करती है, तो प्रेशर कुकर की तरह ये जो फ्लोटिंग कवर है ये ऊपर की तरफ राइज होता है ना, जिससे पता लग जाता है अंदर गैस का प्रोडक्शन हो गया है, और आउटलेट के थ्रू हम जहां जहां भी हमें भेजना है, जिनमें भी सप्लाई करनी है वो हम सप्लाई कर देते हैं इस गैस की, ठीक है। अब एक टाइम के बाद क्या होता है, हर चीज की एक क्षमता होती है। यहाँ पे जो नीचे कैटल का डंग है ये जब कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका होगा, मतलब पूरा का पूरा जितनी भी ये प्रोड्यूस कर सकता था गैस कर दी, पीछे जो बच गया वो स्लरी है, अब और ज्यादा उसमें से प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि नया गाव डंग और कैटल डंग इसमें जाना अब चाहिए। तो ये वाला जो है इसको बाहर निकाला जाता है जो बच गया, और वो इसमें लाया जाता है। इसमें क्या है, स्लरी। अब जो बच गया वो स्लरी है, पीछे बच गया, इससे और प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसी स्लरी को फर्दर हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसको एज अ यूज कर लिया जाता है। ये जो इधर निकाल लिया हमने, इसको क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, फर्दर यूज कर लिया जाता है खेतों में, खेती अच्छी हो, ठीक है। तो ये, और ये जो है बायोगैस प्रोड्यूस हुई आउटलेट के थ्रू इधर उधर भेजा जा सकता है। बायोगैस एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है एलपीजी और उनकी जगह पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है बायोगैस को प्रोड्यूस करने का, जो कि टेक्नोलॉजी लाई कौन थी सबसे पहले, IARI और KVIC, ठीक है। ये कंप्लीट इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ये जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी गोबर गैस है, ये आउटलेट के थ्रू जगह जगह पे भेज दी जाती है। इधर स्लरी आ जाता है, इधर काऊ डंग और वाटर डाला जाता है। अब इसमें देखो इकोनॉमी ये कितना अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है ना, और पैसा कितना जनरेट हो रहा है। देखो जो पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन वाले इसमें कैटल डंग वगैरह, गाय या भैंस जो भी है, उन्होंने वेस्ट तो करेंगे ही, डंग तो करना ही करना है, वो इसमें डाल दिया, क्योंकि वैसे भी हमारे कोई काम का नहीं, मतलब काम का है जैसे उपले या कुछ भी बनाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर उससे इनकम तो होती नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, डाल सकते हैं जिससे गैस प्रोड्यूस होगा, गैस एज अ फ्यूल, हम क्या है गैस एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा इनकम का सोर्स है। उसके अलावा एज अ स्लरी जो बायो फर्टिलाइजर, एकदम ऑर्गेनिक मैन्योर हमारी तैयार हो रही है, फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं, उससे खेत में क्रॉप्स वगैरह के लिए वो हेल्पफुल है, उसमें उसकी प्रोडक्शन में यील्ड बढ़ाएगा। तो ये काफी टाइप से 2-3 तरीके से इसका इनकम का सोर्स बन सकता है, ठीक है। मतलब ये सोचने मत लग जाना, यही काम कर लें, हमें पढ़ना है इस चीज का कि बायोगैस प्रोडक्शन इस टाइप से होता है। क्या बायोगैस प्रोडक्शन का कंप्लीट स्टेप समझ में आ गया? इसको एज अ फ्यूल, कुकिंग और लाइटनिंग वगैरह में यूज किया जा सकता है। बायोगैस क्या होती है ये हमने बता ही दिया, बायोगैस प्रोडक्शन देख लिया। तो ये हमारा 4th सेगमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। 5th सेगमेंट दैट इज माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स की फॉर्मेट में कैसे यूज किया जाता है माइक्रोब्स को, ये 5th सेगमेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत मेजर सेगमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखिए, बायो कंट्रोल
is defined as the controlling plant disease and pest using the biological methods। मतलब ये बिल्कुल वही है कि एग्रोकेमिकल्स को यूज ना करें हम, उसकी जगह पे एकदम क्या करें हम, बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करें, बायोटेक का यूज करके। जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया था ना, बायोटेक में क्या किया था, बैसिलस थूरिकाइनेसिस जो था उसका क्राइजीन इंसर्ट करवा दिया था कॉटन में, है ना, हमने कॉटन को, ताकि उसको जब भी लेपिडोटेरेन या डिप्टेरेंस वगैरह बीटल्स मॉस्किटोज से कॉटन अपने आप को खुद बचा सके, बाहर से कोई इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो वो एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज करने लग गए थे हम पूरी कॉटन प्लांट को। तो बीटी कॉटन एक सक्सेसफुल मॉडल है उसका, बायोटेक का। तो बिल्कुल उसी तरीके से बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके माइक्रोब्स को यूज किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बीटी कॉटन इसका अच्छा एग्जांपल है। बीटी भी तो एक बैक्टीरिया ही था, माइक्रोब ही था, ठीक है। अर्लियर पहले क्या किया जाता था, केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सबको यूज किया जाता था बायो कंट्रोल के लिए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने बताया ऑलरेडी। तो इनका लेकिन लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स ज्यादा है ना, सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है, वाटर पोल्यूट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है केमिकल एजेंट्स के, केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, हमारे लिए भी टॉक्सिक है और एनिमल्स के लिए भी। केमिकल्स पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को एंड प्लांट्स को। उसके अलावा वीडीसाइड्स की बात करें, वीडीसाइड्स क्या होते हैं, जो वीड्स को रिमूव करने के लिए होते हैं ना। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार जिसको बोलते हैं, जैसे कि जो अपने आप उग जाते हैं, जिसकी नीड नहीं होती है ना। जैसे सरसों उगाई है तो साथ में बथुआ उग गया वीड की तौर पे, है ना, तो वो बथुआ को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड डाला जाता है। तो वो भी तो पोल्यूट करता है ना, अल्टीमेटली सोइल को तो पोल्यूट कर रहा है ना। तो इससे अच्छा हम कोई बायोलॉजिकल मेथड यूज कर लें। उसके अलावा आगे बात करें, कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद रखने आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। सबसे मेजर तो यही याद रखना है, बैसिलस थूरिकाइनेसिस, बीटी आर यूज्ड टू कंट्रोल द बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स और वो सब इंसेक्ट्स वगैरह, डिप्टेरेन, लेपिडोटेरेन्स और वो सब, है ना। तो बीटी कॉटन एक तो उसका एग्जांपल आ गया। उसके अलावा लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज, इसमें एग्जांपल एक एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक्चुअली में एक फ्री लिविंग फंजाई है। फ्री लिविंग का मतलब जो खुलेआम जीते हैं, मतलब किसी पे ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट नहीं होते। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज की बात करें, वर प्रेजेंट इन द रूट सिस्टम्स वेयर दे एक्ट अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो रूट्स पे जो प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोडर्मा, ये सेवरल प्लांट पैथोजन से प्लांट को बचाते हैं, ठीक है। इसमें हमने कोई भी इंसेक्टिसाइड या वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा बैक्यूलो वायरस इसका एग्जांपल, ये आप याद कर सकते हैं ना, ये भी अटैक करता है सेवरल इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को और बचाता है प्लांट्स को। बैक्यूलो वायरस तो इनफैक्ट हेल्पफुल होता है, यूज में लिया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में भी, डिफरेंट राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के जो आपको बच्चा याद रखने, क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकता है, ठीक है। आगे चलें, तो आगे चलिए। अब लास्ट सेगमेंट जो है, सिक्स्थ सेगमेंट हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर्स कैसे यूज में लिया जाता है। एक सेकंड में पानी पी लूं जरा बच्चा। हाँ जी, तो माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करना। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोब्स विच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सोइल, सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज करें। अब जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों मेन सोर्सेज होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, है ना। तो बैक्टीरिया को भी यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, फंजाई को भी यूज किया जाता है, साइनोबैक्टीरियाज को भी यूज किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बैक्टीरिया को अगर यूज करें, सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करना। एग्जांपल याद रखना, राइजोबियम। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स of legumes and fixes the atmospheric nitrogen into organic compound। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्लांट में सब कुछ होता है, हमने पढ़ा भी था ये जब हम वो इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे, कि प्लांट के पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है जिसके लिए वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता, दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो चीज होता है एक एंजाइम जिसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, जिसके कारण जो उसमें नहीं होता इसलिए वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता अपटेक, उसके लिए बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होता है। और जो बैक्टीरिया क्या करे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करे प्लांट के लिए, बाकी सब वो खुद बना लेता है प्लांट, अपना खाना पीना जो भी है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए राइजोबियम को यूज किया जा सकता
सकता है, जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है, लेग्यूम प्लांट्स जो होती हैं दालें वाले, उनके रूट नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उन प्लांट्स के लिए और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, ये क्या है, ये दोनों भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं फ्री नाइट्रोजन सॉइल से, एयर से, और कन्वर्ट करते हैं उसको साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन में और एनरिच करते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है उसको एनरिच करते हैं। ये भी क्या करते हैं, सॉइल से, एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन के साल्ट्स में। ठीक है, तो ये तो हो गई बैक्टीरिया की बात, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये 3 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिख रखे हैं। इसके अलावा फंजाई की बात कर लेते हैं। फंजाई क्या करता है, फंजाई फॉर्म्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है हायर प्लांट की रूट्स के साथ, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, माइकोराइजा। माइकोराइजा, जैसे कि वो एग्जांपल पढ़ा था ना हमने उसमें कि जैसे वो लाइक एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइकेंस, है ना, पोल्यूशन इंडिकेटर। और इसमें हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जब होता है फंगस का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, तो उसको नाम दे दिया जाता है माइकोराइजा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ग्लोमस याद कर सकते हैं। ठीक है, द फंगल हाइफी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस फ्रॉम द सोइल एंड पासिस इनटू द प्लांट। ठीक है, माइकोराइजा शोज द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द प्लांट। ये तीनों बेनिफिट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, माइकोराइजा क्या क्या बेनिफिट प्लांट को देता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा केस है, फंजाई प्रेजेंट है रूट के ऊपर, फंजाई को तो शेल्टर मिल गया। एक्चुअली में क्या होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है वो बहुत डीप स्मॉल पार्टिकल्स के, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बीच में होता है, और जो रूट होते हैं उसके जो रूट हेयर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, वो इतनी जगह नहीं जा सकते। तो जो फंगस प्रेजेंट होती है, फंगस के पास हाइफी होती है जो कि बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होती है, तो वो वहां से भी पानी लाकर दे देती है प्लांट को, तो पानी की सप्लाई दे देती है प्लांट को। ये इस तरीके का इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये करते क्या है, माइकोराइजा कैसे हेल्प करता है प्लांट को, रेजिस्टेंस शो करता है रूट बोर्न पैथोजन के अगेंस्ट। उसके अलावा टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रोट, सूखे के अगेंस्ट बता दिया ना, जैसे उसकी हाइफी से हेल्प कर लेता है ना। ओवरऑल इंक्रीज करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, क्या कहानी इतनी साफ है। तो फंजाई कैसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल ली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया को कैसे यूज किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी को एज अ बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज में लिया जाता है, तो देखें, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सोइल थ्रू दियर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इसमें अब साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन सा, नोस्टो, कैनाबिना, ऑस्किलेटोरिया, है ना, ये सब हायर स्टडीज में इनका डिटेल स्टडीज भी पढ़ोगे इन सब साइनोबैक्टीरियाज का आप, है ना। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, इंक्रीज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सोइल थ्रू दियर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को, बाय मतलब उपजाऊ बनाता है मिट्टी को ज्यादा, बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। तो बेसिकली एक ही पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया करता क्या है, अल्टीमेटली सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प देता है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं धान के खेत में, ठीक है, पैडी फील्ड्स वगैरह में। यहां तक क्लियर है, आगे चले। हाँ जी, तो बधाई हो आपको, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है मास्टर सीरीज में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। तो बच्चा इस चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, बट एक एक चीज, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस की है। इसके बाहर कुछ भी कहीं भी किसी भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं। तो उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम हर बार करते हैं। The vitamins whose content increase following the conversion of milk into curd by the lactic acid bacteria। किस विटामिन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है जब दूध दही में कन्वर्ट होता है, ये हमने एक ही पढ़ा है, दैट इज विटामिन B12। ठीक है, आगे चले। मैथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, इनमें से कौन सी चीज मैथेनोजन प्रोड्यूस नहीं करते, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हमने देखा था, हाइड्रोजन सल्फाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ऑक्सीजन कहां से आ गया, तो ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीजन इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, डू नॉट प्रोड्यूस पूछ रखा है, हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते मिथेनोजेंस, है ना। उसके अलावा माइकोराइजा डजंट हेल्प द होस्ट प्लांट इन एनहेंसिंग द फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू द ड्रोट, ठीक है, एनहेंसिंग द रेजिस्टेंस टू द रूट पैथोजन, ये भी ठीक है, इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट्स,
इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट्स इज नॉट द राइट आंसर, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट अपटेक में तो हेल्प करता ही है ना, और टॉलरेंस ड्रोट भी करता है, रूट पैथोजन में भी हेल्प करता है, लेकिन इंसेक्ट से माइकोराइजा नहीं उसको कर पाता है ना, उसके लिए तो बायोलॉजिकल मेथड्स हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बीटी कॉटन। आगे चलें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय फ्लोक्स, केमिकल्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। आपको पता होगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज जो जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे थे वो प्रोड्यूस हो रहा था, उसको कहां ट्रीट किया जा रहा था, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या था, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एएसडी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलो। अब आ रहा है मोनास्कस परप्यूरियस जो है इज अ ईस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में यूज लिया जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल में तो ईस्ट का सैक्रोमाइसिस सेरिविसी किया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। स्टेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लोट्स, ये तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा सिट्रिक एसिड में तो एसिटोबैक्टर वो होता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल में हमने स्टैटिन्स में पढ़ा था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो स्टैटिन्स है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं मोनास्कस परप्यूरियस के थ्रू। ठीक है, आगे चले। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बच्चा बाल्टी अच्छे से पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो, पेपर आने वाले हैं। डेली का एक चैप्टर भी आप करेंगे, एक वीडियो को एक चैप्टर में पूरा का पूरा हो जाएगा एक ही वीडियो में, तो आपको हेल्प करेगा ये रिवीजन में, राइट। तो इसको शेयर लाइक जरूर करते रहिए अपने और भी कलीग्स के साथ, है ना। कोई वो वाली भावना नहीं रखनी है, हीन भावना अपने अंदर। तो अब फिर से अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।